दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें ताकि हम जल्दी से आगे की कहानी को ले सकें। अब आगे अध्याय 81 जीत जीत की ओर। शान कांग शेंग द्वारा मास्टर कहे जाने पर चू जिन को अचानक दबाव थोड़ा भारी लगा। उसके सामने वह एक अनजान जूनियर मात्र थी। चू जिन ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मैं गुरु की उपाधि स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। एल्डर शांग, मेरा उपनाम चू है और मेरा एक नाम जिन है। आप मुझे बस जियाओ चू कह सकते हैं। उपनाम चू। शान कांग शेंग ने अपने सामने खड़ी युवती की ओर देखा। अचानक उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, इसलिए उसने अपनी उलझन जाहिर की। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या चू लियान? उसका चेहरा उस व्यक्ति से बहुत मिलता जुलता था। चू जिन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने धीरे से कहा, वह वास्तव में मेरे पिता हैं। तुम चू परिवार की बेटी हो। शान कांग शेंग थोड़ा चौंक गया। उसने चू परिवार की कुमारी के बारे में भी सुना था, लेकिन उसके सामने खड़ी युवती स्पष्टतः अफवाहों से बहुत अलग थी। चू जिन मुस्कुराया और स्पष्ट रूप से कहा, बड़े शांग, क्या आप मुझे अफवाहों से बहुत अलग पाते हैं? ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि चू जिन इतना सीधा होगा। शान कांग शेंग भी खिलखिलाकर हंसे, हाँ, वाकई काफ़ी अलग है। मिस चू, आपको मेरे साथ इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मुझे दादाजी शांग कहिए। इस युवती के पास न केवल एक चतुर दिमाग था, बल्कि वह चरित्र में पारदर्शी, शांत और संयमित, विनम्र भी थी। वास्तव में वह चू परिवार द्वारा पाली गई एक बेटी थी। वह जानता था कि चूलियान की बेटी बुरी नहीं होगी। वास्तव में जनता की राय दुर्जेय है, हर कोई गिरती हुई दीवार को धक्का देता है। उन लोगों ने चू परिवार के पतन को देखा और इतनी सुंदरता और प्रतिभा वाली एक युवा महिला के बारे में ऐसी अप्रिय अफवाहें फैला सकते हैं। चू जिन ने आज्ञाकारी होकर कहा, ठीक है दादाजी शांग। शान कांग शेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया, ठीक है, जब भी समय मिले दादाजी शांग से मिलने आना। अगर तुम्हें कोई परेशानी आए तो मेरे साथ विनम्रता से पेश मत आना। ... शान कांग शेंग को विदाई देने के बाद चू जिन ने तुरंत अपना स्टॉल पैक कर लिया। वह उस स्थान की ओर चल पड़ी जिसके बारे में उसने पहले ही सुनहरे बालों वाले लड़के के साथ सहमति बना ली थी। ब्लू आइरिस कॉफ़ी शॉप। चू जिन की इंद्रियां अब बहुत तेज हो गई थीं। उसने लगभग तुरंत ही सुनहरे बालों वाले लड़के को देख लिया। नहीं, शायद अब इसका नाम काले बालों वाला आदमी होना चाहिए। सुनहरे बालों वाले व्यक्ति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। पहले के सुनहरे बाल पुनः काले रंग में रंग दिए गए थे। यहाँ तक कि उसका पहनावा भी बदल गया था। पहले की विलक्षण पोशाक से लेकर वर्तमान सूट और टाई तक अब वह अधिक उज्ज्वल और अधिक ऊर्जावान लग रहा था, मानो वह एक नया व्यक्ति बन गया हो, पहले से पूरी तरह से अपरिचित। वह 10 साल से भी अधिक युवा लग रहा था। सुनहरे बालों वाला लड़का चू जिन सीधे उसके सामने बैठ गया और प्रशंसा की, आप इस तरह अच्छे लगते हैं। सुनहरे बालों वाले लड़के ने चू जिन की ओर अपनी नज़र उठाई, खुद को अविश्वास से इशारा किया और कहा, नहीं हो सकता। भाई जिन, आप मुझे इस तरह भी पहचान सकते हैं। जब वह घर से निकला तो उसके वे दोस्त जिनके साथ वह अक्सर घूमता था उसे पहचान ही नहीं पाए। भाई जिन सचमुच भाई जिन थे, वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति। चू जिन ने अपनी भौहें उठाईं और हंसते हुए कहा, बेशक, आपको क्या लगता है कि आपका भाई जिन कौन है? अगर आप राख में बदल भी गए तो भी मैं आपको पहचान लूँगा। सुनहरे बालों वाला लड़का, दोस्ती की नाव ऐसे ही पलट जाती है। पर्पल थंडर स्पेस से जी, भाई जिन, शांत रहो, शांत रहो। चू जिन ने अपने चेहरे से मुस्कान गायब कर दी और गंभीरता से बोली, ऐसा लगता है कि आपने इस बारे में सोच लिया है और मेरे साथ सहयोग करने का फैसला कर लिया है ना? सुनहरे बालों वाला लड़का भी गंभीर हो गया और गंभीरता से बोला, ये सही है भाई जिन, मैंने इस पर विचार कर लिया है। अब से मैं आपकी बात सुनूंगा। आइए लू परिवार को हराने के लिए मिलकर काम करें और जीत जीत की स्थिति की ओर बढ़ें। उस दिन घर लौटने के बाद सुनहरे बालों वाले लड़के ने बहुत सोचा था। अंत में उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाने का निर्णय लिया, अन्यथा वह अपने उत्साह के अनुरूप जीवन नहीं जी पाएगा। उसके जीवन का अंधकार में पहला आधा भाग बीत चुका था। अब से वह उजले रास्ते पर कदम रखेगा। इसके अलावा चू जिन उतना सरल नहीं था जितना वह दिखता था, और वह हमेशा अपने निर्णय पर भरोसा करता था। चू जिन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अपना पेहुआंग माओ की ओर बढ़ाया, आओ हम अपनी पारस्परिक जीत के लिए टोस्ट करें। दोनों कांच के कंटेनर आपस में टकराए जिससे तुरंत ही तीखी आवाज उत्पन्न हुई। ये कानों को काफी सुखद लगा। अपना कप नीचे रखने के बाद चू जिन ने अपनी नज़रें नीचे झुकाकर अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और उसे हुआंग माओ को सौंप दिया। हुआंग माओ ने कुछ उलझन के साथ उसकी ओर देखा। चू जिन ने अपने बालों की एक लट कान के पीछे की और उदासीनता से बोली, मैंने ये तुम्हारे लिए तैयार किया है, इसे खोलो और देखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बाहर व्यस्त यातायात के बीच नियॉन लाइटें चमक रही थीं। क्रिस्टल लाइट की हल्की चमक में उसका जैद जैसा चेहरा लगभग पारदर्शी सफ़ेद दिखाई दे रहा था।
जैद के समान सुंदर चेहरे और पानी को चीरती हुई आंखों के साथ उसके अत्यधिक साफ सुथरे चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी अनजाने में ऐसा आकर्षण प्रतीत होता था जो कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता था। एक बुगाटी वेरॉन ने कारों की भीड़ को तेजी से पार किया और तुरंत ही दृष्टि से ओझल हो गई, लेकिन एक क्षण बाद बुगाटी वेरॉन ने फिर से चक्कर लगाया। ड्राइवर, जो एक चाचा थे, ने सावधानी से पीछे के शीशे पर नजर डाली। इसमें एक तीखे चेहरे की झलक थी, पतली फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी सी तिरछी, गहरी और गहरी, नीचे एक सूक्ष्म उथल पुथल और होंठ एक पतली रेखा में दबे हुए जो लगभग अदृश्य थे। उसके पूरे अस्तित्व से खतरनाक ठंडक की आभा निकल रही थी। हुआंग माओ ने चू जिन की ओर देखा, फिर ध्यान से लिफाफा खोला। सामान देखकर वह दंग रह गया। आश्चर्यचकित हुआंग माओ ने काफी देर तक कोई आवाज नहीं निकाली। अंदर एक नया पहचान पत्र और एक नया पारिवारिक पंजीकरण प्रमाण पत्र था। आईडी कार्ड के नाम वाले भाग में मूल नाम लू जेंगलिन से बदलकर अब किन जेंगलिन हो गया है। किन उनकी मां का उपनाम था, और यही बात चू जिन को आश्चर्यचकित कर गई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हुआंग माओ की मां का उपनाम भी किन होगा। ये कहना होगा कि चू जिन ने हर चीज के बारे में सोचा था। उनके विचार सावधानीपूर्वक थे। उनका पुराना पहचान पत्र वास्तव में ऐसा नहीं था जिसे दिखाया जा सके। इसके अलावा उन्हें लू उपनाम से भी नफरत थी। वह चू जिन के प्रति बहुत आभारी था कि उसने उसे एक नई पहचान दी। उसी समय हुआंग माओ को यह विश्वास हो गया कि उसने गलत व्यक्ति का अनुसरण नहीं किया है और उसने चुपचाप निर्णय लिया कि भविष्य में चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वह चू जिन को कभी धोखा नहीं देगा। हालांकि कृतज्ञता से परे वह और भी अधिक हैरान था। चू जिन की असली पहचान के बारे में उनकी जिज्ञासा और गहरी हो गई। चू जिन के पीछे कितनी ताकतवर ताकत थी कि वह इतने अहम दस्तावेज हासिल कर पाए। क्या यह अनुचित लाभ उठाने जैसा नहीं था? इस समय कॉफी शॉप में एक बड़ी स्क्रीन पर मनोरंजन समाचार प्रसारित हो रहा था। चू जिन ने स्क्रीन पर सुंदर कपड़े पहने महिला को देखा और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। क्या वह लू शिनशी थी, वह पागल अभिनेत्री जिसका चेहरा भ्रूण खाने से भयानक हो गया था? जो व्यक्ति मर चुका है वह अब टेलीविजन पर कैसे दिखाई दे सकता है? इसके अलावा उसके चेहरे पर विकृति का एक भी निशान नहीं था। इसके विपरीत वह पहले से भी अधिक आकर्षक लग रही थी। वह कुछ ही दिनों में इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? और उस दिन चू जिन ने अपने ऊपर मृत्यु की आभा स्पष्ट रूप से देखी थी, जो उन लोगों की थी जो मर चुके थे। ये बहुत अजीब था। लिंगलों के लिए स्थान में जी ने भी ये दृश्य देखा और सदमे में अपना लॉलीपॉप गिरा दिया तथा तुरंत नाटकीय अंदाज में बोली, हे भगवान, क्या मेरा सामना किसी भूत से हो गया है? भाईजिन, मैं बहुत डर गया हूँ। भाईजिन, आप क्या देख रहे हैं? हुआंग माओ ने चू जिन को इतने ध्यान से देखते हुए देखा कि वह खुद को रोक नहीं पाया और अपनी नज़रें बड़ी स्क्रीन की ओर घुमा लीं, और तुरंत ही वह समझ गया। आह भरते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी मेरे प्रशंसक होंगे, भाईजिन। यह नई राष्ट्रीय चहेती, मैं इसे जानता हूँ। ये पिछले 2 सालों से बहुत लोकप्रिय रही है, बहुत सुंदर है, बस थोड़ी ज्यादा दुबली है। चू जिन ने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं, कुछ नहीं, बस इधर उधर देख रही हूँ। चलो बिजनेस की बात करते हैं। चू जिन ने हुआंग माओ को वह व्यवसाय योजना सौंपी जो उन्होंने पहले से तैयार की थी और एक बैंक कार्ड निकाला। वापस आने पर इसे जरूर पढ़ें। मैंने 2 छोटी कंपनियों का विलय कर दिया है और कार्ड में जमा पैसा स्टार्टअप कैपिटल के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में मैं चू ग्रुप के लिए एक विदेशी सहयोग सौदा करने की योजना बना रहा हूँ। चू ग्रुप का सफलतापूर्वक अधिग्रहण करने के बाद मैं आप पर भी भरोसा करूंगा। हुआंग माओ क्षण भर के लिए अचंभित रह गए, उनकी आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी। चू ग्रुप। अध्याय 82, आदत 3। चू परिवार। जहां तक उन्हें पता था, राजधानी शहर में केवल एक चू परिवार था जो उस समय एक प्रतिष्ठित परिवार था। दुर्भाग्यवश रातों रात उनके साथ एक आपदा घटी जिसके परिणामस्वरूप उनका घर नष्ट हो गया तथा परिवार में कई लोगों की मृत्यु हो गई। चूलियान के साथ हुई घटना के बाद से चू परिवार पतन की ओर अग्रसर था और दिवालियापन बस समय की बात थी। हालांकि चू परिवार अब पहले जैसा समृद्ध नहीं रहा, लेकिन मरता हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। क्या जिन सचमुच चू परिवार पर इतनी आसानी से कब्जा कर पाएगा? हुआंग माओ ने चू जिन की अभिव्यक्ति को बार बार बदलते देखा। हुआंग माओ की प्रतिक्रिया देखकर चू जिन को अचानक एहसास हुआ कि उसने कभी भी अपना परिचय ठीक से नहीं दिया था। आखिरकार वे भविष्य में एक साथ मिलकर प्रयास करने वाले साझेदार बनने वाले थे। इसलिए उसने औपचारिक रूप से हुआंग माओ से कहा, मैं अपना परिचय देना भूल गई। मेरा नाम चू जिन है, चू नदी और हान सीमा से, चू एक सुंदर और समृद्ध भूमि से, जिन। सभी मुझे जिन कहते हैं और आप भी कह सकते हैं। हुआंग माओ ने अपना सिर खुजाया और शर्मिंदगी से कहा, नहीं, मुझे लगता है कि मैं आपको भाई जिन कहकर ही बुलाऊंगा। उसे जिन कहें। हे, वह जवानी में नहीं मरना चाहता। जो तुम्हारी मर्जी, चू जिन ने हंसते हुए कहा।
ठीक है, हुआंग माओ को अचानक समझ आ गई और चू जिन की ओर कुछ आश्चर्यचकित होकर उन्होंने कहा, भाई जिन, आप चू परिवार की युवा मिस नहीं हैं, है ना? हालांकि वह पहले एक छोटा मोटा गुंडा था, लेकिन उसने चू परिवार की मिस के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुन रखी थीं। बेकार, अक्षम, किसी काम का नहीं जैसे शब्द वे व्यावहारिक रूप से चू परिवार की युवा मिस का पर्याय बन गए थे। चू जिन ने होठों पर मुस्कान के साथ थोड़ा सिर हिलाया, हाँ यह मैं हूँ। पुष्टि पाकर हुआंग माओ इतना हैरान हो गया कि वह काफी देर तक अपना मुंह बंद नहीं कर सका। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति की वह हमेशा प्रशंसा करता था वह इतना कुख्यात होगा, निकम्मा। लेकिन उसके सामने वाले व्यक्ति में सुंदरता और बुद्धिमत्ता दोनों थी। न केवल उनकी दूरगामी दृष्टि थी, बल्कि उनके तरीके भी तीक्ष्ण और निर्मम थे। यदि वह चू परिवार की युवा कुमारी होती तो कौन इस पर विश्वास करता? यदि वह एक बेकार मूर्ख थी तो पूरी दुनिया मूर्खों से भरी हुई थी। हुआंग माओ को लगा कि उनका विश्व दृष्टिकोण एक बार फिर पूरी तरह से ताज़ा हो गया है। चू जिन ने अपना फ़ोन उठाया, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जब तुम वापस जाओ तो मैंने जो सामग्री तुम्हें दी थी उसे ज़रूर देख लेना। चलो, उद्घाटन की तारीख 18 तारीख तय करते हैं, मैंने देख लिया है कि वह शुभ दिन है। हुआंग माओ ने बैंक कार्ड पकड़े हुए अपनी आंखें थोड़ी लाल करते हुए कहा, भाई जिन, क्या तुम सचमुच मुझ पर इतना भरोसा करते हो? क्या उसे डर नहीं था कि वह पैसे लेकर भाग जाएगा? यह एक सोने का कार्ड था और इसमें बहुत सारा पैसा होना चाहिए। उसे उस पर इतना भरोसा था। चू जिन ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, जिसे नौकरी पर रखो उस पर शक मत करो, जिस पर शक करो उस पर भरोसा मत करो। मैंने पहले भी कहा है, मुझे अपने फैसले पर भरोसा है और मुझे तुम पर भी भरोसा है। इसके अलावा, इस बिंदु पर चू जिन ने थोड़ी देर रुककर कहा, आपकी आंखों में मैंने कुछ ऐसा देखा जो दूसरों ने नहीं देखा। कौन सी बात? हुआंग माओ ने अवचेतन रूप से पूछा। आज से पहले वह सिर्फ एक गुंडा था जिससे हर कोई घृणा करता था। काबिलियत होने के बावजूद उसके पास उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कोई जगह नहीं थी। और फिर कौन सा समूह किसी गुंडे को नौकरी पर रखना चाहेगा? धूर्त, चालाक, निर्दयी और निर्दयी, ये उसके लिए निर्धारित लेबल थे। लोग उसके बारे में तभी सोचते थे जब उनकी कोई चीज़ खो जाती थी या कोई हत्या का मामला घटित होता था। उसका अतीत हमेशा अंधकार में रहा था, प्रकाश से दूर, और इससे पहले किसी ने भी उससे इस तरह बात नहीं की थी। जब से वह छोटा था, ये पहली बार था जब किसी ने उस पर इस तरह भरोसा किया था। उसके हृदय में धीरे धीरे एक गर्म धारा प्रवाहित हुई। भरोसा किए जाने का यह एहसास सचमुच अच्छा था। चू जिन ने रहस्यमय ढंग से भौहें चढ़ाते हुए कहा, भविष्य में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम दूसरों से किस प्रकार भिन्न हो। लू परिवार की नाजायज संतान होने के नाते क्या वह कुछ प्रभावशाली तरीकों के बिना उनके संरक्षण में इतने वर्षों तक सुरक्षित रूप से रह पाता? हुआंग माओ न केवल प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी थे, बल्कि वे धैर्य रखना भी जानते थे। यही वह बात थी जिसकी चू जिन को उनमें सबसे अधिक प्रशंसा थी। मुझे याद आया कि मेरे पिछले जन्म में लू झेंगलिन ने व्यापार जगत में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की थी। वह लू परिवार के पतन का कारण बनने ही वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से एक नाजायज संतान के रूप में उसकी पहचान उजागर हो गई और उसका करियर ढलान पर आ गया। उसके बाद उसका अस्तित्व पूरी तरह से गायब हो गया। पिछले जन्म में उसका भाग्य अच्छा नहीं रहा होगा। चू जिन की बातें सुनकर हुआंग माओ ने दृढ़ता से आश्वासन दिया, जिन, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। वह दृढ़ निश्चयी था कि वह चू जिन की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा। चू जिन ने सिर हिलाया, हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। बोलते हुए उसने अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और हुआंग माओ की ओर क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, और एक और बात है जिससे मुझे तुम्हें परेशान करना है। हुआंग माओ ने अपनी छाती थपथपाते हुए वादा किया, जो भी हो मुझे बता दो, मैं उसे संभाल लूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने हाल ही में पैदल यात्रियों वाली सड़क पर एक कॉफ़ी शॉप ली है। मैं उसे किताबों की दुकान में बदलना चाहता हूँ। क्या आप इस उद्योग में किसी कर्मचारी को जानते हैं? मुझे उनकी देखरेख में आपकी मदद चाहिए। हाई स्कूल की परीक्षाएं आने वाली हैं और चू परिवार के साथ साझेदारी है, इसलिए मुझे इन सब कामों को संभालने का समय नहीं मिल पा रहा है। हुआंग माओ ने चाबियां लीं, ज़रूर, कोई समस्या नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। ये कार्य हुआंग माओ को मामूली लगा। प्राचीन काल से ही प्रतिभाएं सदैव जनसाधारण से आती रही हैं। अन्यथा अपने पिछले जीवन में वह लू परिवार के उत्पीड़न के तहत इतना ऊपर नहीं उठ पाता। जब दोनों चर्चा कर रहे थे, चू जिन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक ठंडी निगाह उसे देख रही है। उसने अवचेतन रूप से ऊपर देखा, लेकिन उसे केवल एक छाया की झलक ही दिखाई दी। वह व्यक्ति मुड़ा और उसके पीछे वाली मेज पर बैठ गया। यद्यपि उसने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन चू जिन को वह आकृति परिचित लगी, विशेष रूप से उच्च अधिकार वाले व्यक्ति की प्रभावशाली आभा, जो एक अदृश्य दबाव डालती थी। क्या ये वह हो सकता है? चू जिन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन अंत में पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हुआंग माओ के साथ यान युझाई के नवीकरण की योजना पर चर्चा जारी रखी।
इसी बीच दो महिलाएं एक के पीछे एक आई और उनके बगल वाली मेज पर बैठ गईं। उनमें से एक कुछ अधिक उम्र का था, उसने शानदार कपड़े पहने थे और नाजुक मेकअप किया हुआ था। दूसरी लड़की युवा थी, उसका चेहरा खुला था, उसने हल्के नीले रंग की पोशाक पहन रखी थी, वह एकदम नई थी और पड़ोसन जैसी लग रही थी। यदि चू जिन ने उस समय थोड़ा और ध्यान दिया होता तो वह उस वृद्ध मेकअप पहने महिला को पहचान लेती जो उस सुबह उसकी ग्राहक थी। वह मूर्ख महिला जो जानती थी कि उसका पति बदमाश है, फिर भी उसने उसे तलाक देने से इनकार कर दिया। रुवान ली। युवती ने अपना पे घुमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लीजी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने आज मुझसे मिलने के लिए क्यों कहा? मुझे बहन मत कहो। रुवानली की अभिव्यक्ति ठंडी थी, इससे मेरा दर्जा कम हो जाता है। अगर तुम मुझे नीची नज़र से देखते हो तो मुझसे मिलने की जहमत क्यों उठाते हो? युवती व्यंग्य से बोली, खुद को इतना शरीफ मत समझो। हम दोनों एक ही आदमी के साथ सो रही हैं। दोनों के बीच हुई बातचीत से यह स्पष्ट था कि यह पत्नी और मालकिन के बीच टकराव था। पोशाक और दिखावे के मामले में मालकिन स्पष्ट रूप से आगे थी, लेकिन जब बात आचरण और संस्कार की आई तो ये स्पष्ट था कि पत्नी का पलड़ा भारी था। मालकिन कुछ तुच्छ लग रही थी। बेशर्म मालकिन। रुवानली ने गुस्से से युवती की ओर इशारा करते हुए कहा, ज्यादा आत्मसंतुष्ट मत हो। ग्वान तुम्हारे कारण बस कुछ पल के लिए अंधा हो गया है। मैं उसकी पत्नी हूँ, कानूनी और नैतिक रूप से तुम हमेशा वही रहोगी जो दिन का उजाला नहीं देख सकती। इसके अलावा वह सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुम तो बस एक कपड़े का टुकड़ा हो जिसे एक बार थक जाने पर आसानी से फेंक दिया जा सकता है। रुवानली। मालकिन ने रुवानली की ओर देखा, गुस्से के बावजूद उसकी हंसी धीमी थी। खुद को धोखा मत दो। सबसे जरूरी बात है आत्म जागरूक रहो। अगर ग्वान तुमसे सच्चा प्यार करता तो वह मेरे बच्चे को क्यों लेता? आने से ठीक पहले मैं ग्वान से इस बात पर चर्चा कर रही थी कि हमारे बच्चे का क्या नाम रखा जाए। ये कहते हुए युवती ने अपने अभी भी सपाट पेट को सहलाया। उसने रुवानली पर विजयी मुस्कान बिखेरते हुए ताना मारा, एक मुर्गी जो अंडे नहीं दे सकती। रुवानली की आंखों का आत्मविश्वास तुरंत धुंधला गया। उसके हृदय में कड़वाहट छा गई। वह कई वर्षों से चेंग गुआन से विवाहित थी, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि उसने चेंग गुआन की व्यभिचारिता को सहन किया। वह चेन परिवार के प्रति अपराधबोध महसूस करना कभी बंद नहीं कर सकी। रुवानली को इस तरह देखकर युवती ने हल्की हंसी के साथ अपना मुंह ढक लिया, आगे झुकी और उत्तेजक स्वर में फुसफुसाया, ओह, मैं भूल ही गया, शायद तुम्हें अभी तक पता न हो। ग्वान ने तुम्हें बताया था कि वह अपने गृहनगर वापस जा रहा है, लेकिन असल में वह इन दिनों मेरे साथ ही है, और उसने तुम्हारी बचत भी मेरे लिए एक बड़े विला पर खर्च कर दी, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम अभी रह रही हो। अध्याय 83। बोलो। रुवानली ने अपने दिल में कड़वाहट और गुस्से को दबाने की कोशिश की क्योंकि वह युवती को देख रही थी। उसे छोड़ने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? युवती के होंठ तिरस्कार भरी, उपहास भरी मुस्कान में मुड़ गए। पैसा? रुवानली, क्या तुम सच में सोचती हो कि सब तुम्हारे जैसे हैं, पैसे से मर्दों को अपने वश में करते हैं? जरा सोचो, अगर पैसा न होता तो क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे रूप रंग के कारण तुमसे शादी करेगा? ये सब एक कोरा सपना है। ये शब्द सुनते ही रुवानली का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अपने होठों को कसकर भींचते हुए वह क्रोध से कांपने लगी। उसे इस तरह देखकर युवती के होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई और उसने अहंकार से कहा, सच बताऊं तो आह बहुत समय से तुम्हें तलाक देना चाहता था। तुम जिस विला में रहती हो वह बैंक में गिरवी रखा जा चुका है और तुम्हारे नाम की सारी संपत्ति आह ने चुपचाप मेरे खाते में ट्रांसफर कर दी है। अब तुम एक कंगाल परित्यक्त औरत के अलावा कुछ नहीं हो, एक दयनीय बेचारी जिसे मुझसे बात करने का कोई हक नहीं है। पता चला कि वह हमेशा से धोखे में जी रही थी। रुवानली को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी ताकत एक ही पल में खत्म हो गई हो। दूसरी महिला से मिलने से पहले वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन उससे मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह कितनी कमजोर थी। उकसावे के बावजूद वह उस महिला के चेहरे पर थप्पड़ मारने का साहस भी नहीं जुटा सकी। युवती ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाकर विजयी भाव से मुस्कुराई और अहंकार से कहा, रुवानली, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं बहुत पहले ही। थप्पड़, जोर से और स्पष्ट। कैफे के माहौल में अचानक एक तीखी आवाज गूंजी। जैसे ही आवाज गूंजी, दूसरी महिला के शब्द अचानक बंद हो गए। मेज के दूसरी ओर से दर्द की एक चीख सुनाई दी। रुवानली ने आश्चर्य से ऊपर देखा। घमंडी दूसरी महिला के चेहरे पर अब हाथ का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तब एक नाजुक और सुंदर हाथ ने मेज पर रखे कप को इतनी मजबूती से पकड़ा कि दबाव से उसकी अंगुलियां थोड़ी सफ़ेद हो गईं। उंगलियां लंबी, चिकनी और जैद की तरह सफ़ेद थीं। यह एक ऐसा हाथ था जिसे पूर्णता कहा जा सकता था। यह हाथ के मॉडल से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए रुवानली ने एक युवा लड़की को देखा जिसने सफ़ेद शर्ट और काली पतलून पहन रखी थी और उसका चेहरा स्पष्ट और विशिष्ट था। लड़की के होठों के कोने थोड़े मुड़ गए।
वह शुद्ध और हानिरहित दिखती थी और उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखें मोहक ढंग से चमकती थीं, जो किसी की भी निगाहें उसकी ओर खींच लेती थीं। इससे पहले कि रुवानली कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने देखा कि लड़की ने अपना हाथ उठाया और कप से पेय पदार्थ सीधे दूसरी महिला के चेहरे पर उड़ेल दिया। आह! एक महिला की चीख आसमान में गूंज उठी। कैफे की शांति भंग हो गई। आसपास के दर्शकों ने अपना सिर घुमाकर देखा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुमने मुझे क्यों मारा? दूसरी औरत ने अपना चेहरा ढक लिया। भूरा तरल उसके चेहरे से नीचे उसकी छाती पर बह रहा था। वह बिल्कुल अस्त व्यस्त और दयनीय लग रही थी। अपनी परेशानी में वह काफ़ी दयनीय और अन्यायग्रस्त दिखाई दे रही थी। लोट्स जैसे प्राणी के पास हमेशा जनता की सहानुभूति बटोरने का कोई न कोई तरीका होता है। जैसे ही उसने यह बात कही, कुछ दर्शकों ने उसकी आलोचना शुरू कर दी। भीड़ में से अन्य लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। बिल्कुल, आप किसी को ऐसे कैसे मार सकते हैं? उस युवती को देखो, वह इतनी साफ सुथरी और जवान है, वह किसी को ऐसे कैसे मार सकती है? उसके माता पिता ने उसे क्या सिखाया है? कैसे संस्कार? बिना वजह किसी को मारना, क्या कोई संस्कार बचा ही नहीं है? उद्धरण चिन्ह। किसी को मारना। चू जिन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, हैरान होकर, मैंने कब किसी को मारा? इन शब्दों पर दूसरी महिला उत्तेजित होकर खड़ी हो गई और अपने सूजे हुए गाल की ओर इशारा करते हुए बोली, ये सबूत है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं थी, फिर आपने मुझे क्यों मारा? जैसे ही वह बोल रही थी, दूसरी महिला की आवाज़ घुटन भरी होने लगी। कुछ अधिक नेक ग्राहक अब और चुप नहीं रह सके। डरो मत महिला। पुलिस को बुलाओ, हम सब तुम्हारे गवाह होंगे। हाँ हाँ हाँ, हम सब आपके गवाह हैं। ये तो अराजकता है। चू जिन ने दूसरी महिला की ओर देखा, उसके गालों पर गड्ढे गहरे हो गए। उसकी आवाज़ स्पष्टता से भरी हुई थी। क्या आप वास्तव में सोचती हैं कि आपके जैसा घर तोड़ने वाला व्यक्ति मानव की उपाधि का हकदार है? मैं तो बस तुम्हें यह एहसास दिला रही थी कि एक ऐसी मालकिन होना कैसा होता है जो किसी और का परिवार तोड़कर खुद को बहुत खुश महसूस करती है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? इसके अलावा तुम्हें मारने में क्या बुराई है? अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो क्या मुझे तुम्हें दूसरों के परिवारों को नुकसान पहुंचाने देना चाहिए? क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो? चू जिन वहीं खड़ी थी, उसके हाथ पीठ के पीछे थे, उसकी आंखें सुरम्य थीं। क्रिस्टल की रोशनी में उसकी लंबी, घनी पलकें उसकी गोरी त्वचा पर छाया डाल रही थीं। उसका व्यवहार उदासीन था, उसके गुलाबी रंग के होंठ थोड़े ऊपर की ओर उठे हुए थे। वह उज्ज्वल, अभिमानी और यहाँ तक कि कुछ हद तक विद्रोही भी लग रही थी। फिर भी इससे लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई, मानो वह स्वाभाविक रूप से ऐसी ही थी। अपने जीवन में वह सबसे अधिक नफरत बदमाशों और रखेलों से करती थी। इसलिए रुवानली और मालकिन के बीच बातचीत सुनकर उसने अपने अंदर के क्रोध पर नियंत्रण खो दिया। वह अपनी मालकिन रुवानली नामक मूर्ख महिला को सबक सिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। चू जिन की आवाज़ न तो बहुत ऊंची थी और न ही बहुत धीमी, उसके शब्द धागे पर पिरोए मोतियों की तरह थे। प्रत्येक वाक्य इतना गहरा था कि आसपास के लोग सुन सकें। भीड़ में बड़बड़ाहट फैल गई। जो लोग न्याय की भावना से भर गए थे, उन सभी ने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। कुछ लोगों ने तो इसकी प्रशंसा करते हुए कहा, शाबाश, एक मालकिन हमेशा सड़क पार करने वाले चूहे की तरह होती है। ये सुनते ही मालकिन का चेहरा हरा और सफ़ेद हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि बात इस तरह बदल जाएगी। उसने झुंझलाहट से चू जिन को देखा और गुस्से से बोली, यह उसके और मेरे बीच की बात है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वह अपने पति को नहीं रख पाए, क्या वह इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा सकती है? मालकिन का चेहरा मासूमियत की तस्वीर था, मानो कह रही हो, मैं अपनी योग्यता से मालकिन बनी, तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? चू जिन ने अपनी बाहें पार करते हुए कहा, वह मेरी बहन है, क्या तुमने मेरी सहमति से मेरी बहन को परेशान किया? उसके बगल में रुवानली को उम्मीद नहीं थी कि चू जिन ऐसा कहेगा, और उसने आश्चर्य से चू जिन की ओर देखा। चू जिन द्वारा उसके लिए भविष्य बताने का दृश्य अचानक उसके दिमाग में उभर आया। तभी उसे देर से एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी लड़की वही लड़की थी जिसने उस सुबह उसके लिए भविष्य बताने का काम किया था। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव दिखाई दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे समय में चू जिन उसके लिए बोलने के लिए खड़ा होगा। एक व्यक्ति जिसका उससे खून का कोई रिश्ता नहीं है, एक लड़की जो उससे भी छोटी है। चू जिन ने धीरे से हंसते हुए कहा, और हाँ, तुम्हें याद दिला दूं कि किसी की संपत्ति को नियंत्रण से बाहर करना, उसे किसी और को हस्तांतरित करना या उसकी जानकारी के बिना उस पर अपना दावा करना चोरी माना जाता है। तुमने अभी मेरी बहन से जो बातचीत की है, उसके हर शब्द मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिए हैं। बेहतर होगा कि तुम घर पर ही कोर्ट के समन का इंतज़ार करो। ये सुनकर मालकिन का चेहरा क्षण भर में पीला पड़ गया और वह कुछ असमंजस में पड़कर कुर्सी पर गिर पड़ी। मन ही मन वह झुंझला रही थी। बस मज़े के लिए उसने इतनी निजी बात बता दी, अब भला वह इसे कैसे सुलझाए? ये सब इस छोटी सी कुतिया की वजह से है।
उसने वास्तव में इस व्यवसाय में हस्तक्षेप किया, जिससे उसे सबके सामने अपनी सारी गरिमा खोनी पड़ी, और पिछले कुछ दिनों से उसकी योजनाएं भी निरर्थक हो गईं। वह रुवानली की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह जानती थी। रुवानली घर में इकलौती संतान थी और उसकी कोई बहन भी नहीं थी। यदि वह उसे अच्छा समय नहीं बिताने देती तो वह उसका बदला चुकाने का प्रयास करती। चू जिन ने मालकिन की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया और सीधे रुवानली की कलाई खींचते हुए फुसफुसाया, चलो चलें। जैसे ही दोनों जाने के लिए मुड़े, मालकिन ने मेज से एक फूलदान उठाया और एक क्रूर नज़र से उसे चू जिन के सिर पर दे मारा। एक धमाके के साथ फूलदान के टूटने की आवाज़ उसके पीछे से गूंजी। चू जिन के कदम लड़खड़ा गए, एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर को घेर लिया और वह तेजी से एक ठोस शक्तिशाली आलिंगन में फंस गई जिसमें तंबाकू की हल्की गंध भी थी। ये गंध बहुत परिचित थी। क्या तुम ठीक हो? उसके सिर के ऊपर से एक धीमी, ठंडी आवाज़ सुनाई दी। चू जिन ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और क्योंकि दोनों बहुत करीब थे, उसके लाल होंठ उसकी सफ़ेद शर्ट को छू गए, जिससे एक पल के लिए एक हल्का सा आवेशित माहौल बन गया। उसी समय खून की गंध उसके नथुनों में भर गई। चू जिन ने ऊपर देखा तो पाया कि मो जिक्सुआन का दाहिना कंधा पहले से ही ताज़ा खून से सना हुआ था। चमकीले लाल रक्त से सनी सफ़ेद शर्ट आश्चर्यजनक रूप से भयावह थी। टूटे हुए फूलदान के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। चू जिन पीला पड़ गया और बोला, मिस्टर मो, क्या आप ठीक हैं? ये दृश्य देखकर मालकिन डर के मारे ज़मीन पर गिर पड़ी। उस आदमी की मौजूदगी बहुत ज़्यादा भारी थी। उसका छोटा सा आकार ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफ़ी था। किसी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। मो जिक्सुआन ने चू जिन की ओर देखा। उसका सेक्सी एडम एप्पल थोड़ा सा हिल गया, इससे पहले कि वह धीरे से दो शब्द निकालता, ये कुछ भी नहीं है। चू जिन ने भी उसकी ओर देखा और अपने कोण से वह मो जिक्सुआन की विशिष्ट और थोड़ी कठोर छेनी हुई जबड़े की रेखा देख सकती थी। तुम्हें खून बह रहा है और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। चू जिन ने उसका हाथ थामा, अपना सिर घुमाया और लोट से कहा, तुम पीछे रहो, बाद की स्थिति संभालो, मैं मिस्टर मो को अस्पताल ले जा रहा हूँ। आखिरकार ये घटना उसकी वजह से ही बड़ी थी। अगर मो जिक्सुआन न होती तो वह ही घायल होती। यदि वह फूलदान उसके सिर पर गिर जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। इस बार वह बहुत लापरवाह हो गई थी। वह अभी भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। कमल ने सिर हिलाया, जाओ, मैं यहाँ का ध्यान रखूंगा। चू जिन ने मो जिक्सुआन का हाथ सहारा दिया और बाहर चला गया। बाहर इंतजार कर रहा ड्राइवर जब अपने बॉस को एक महिला द्वारा मदद करते देखा तो वह दंग रह गया। स्त्री आकर्षण से दूर रहने का क्या हुआ? जब उसकी नज़र मो जिक्सुआन के घायल कंधे पर गई तो उसकी अभिव्यक्ति कड़ी हो गई और वह जल्दी से कार का दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। अध्याय 84, तिरस्कार नहीं। इस बीच पुराने मो परिवार की हवेली में झेंग चुई अपने पैतृक घर के बाहर खड़ी थी। उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए जब वह उस प्राचीन और भव्य इमारत को देख रही थी। फिर उसने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसकी नज़र उसके दाहिने हाथ पर पड़ी। उसकी खूबसूरत आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक रही थी। यदि जियांग मुबाई ने सुपरपावर वर्ल्ड में उसके लिए स्पिरिट पिल प्राप्त नहीं की होती तो उसका हाथ इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता था? उसने इस शिकायत को नोटिस किया था और एक बार जब वह मो परिवार की महिला बन गई तो वह निश्चित रूप से इसे 10 गुना चुकाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात थी मो जिक्सुआन का दिल जीतना। मो जिक्सुआन को वापस जीतने के लिए उसे पहले बूढ़ी मैडम मो से आगे निकलना होगा। सौभाग्य से वह पहले भी पुरानी मैडम मो के साथ बेटी की तरह करीब रह चुकी थी, इसलिए यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। झेंग चुई ने खुद को संभाला, धीरे धीरे अपने होठों को एक गरिमापूर्ण मुस्कान में उठाया, अपनी स्कर्ट को इकट्ठा किया और मो परिवार के भव्य प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात थे जिन्होंने उसे बिना रोके अंदर जाने दिया, बल्कि सम्मानपूर्वक सलामी दी। उसका चेहरा सबसे अच्छा था। उसके पास जो महान और सुरुचिपूर्ण आभा थी, उसका उल्लेख करना तो दूर की बात है, जिसे कोई भी दोहरा नहीं सकता था। झेंग चुई ने सलामी देने वाले गार्ड को हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। घर की एक महिला की छवि। आखिरकार वह देर सवेर यहीं रहने वाली थी, इसलिए नौकरों को उसकी उपस्थिति की आदत डालना कोई बुरी बात नहीं थी। झेंग चुई ने सुचारू रूप से काम जारी रखा और इस दौरान घर की मालकिन की आदर्श मुद्रा को अपनाया। झेंग चुई ने अब पास ही खड़े भव्य द्वार को देखा और अपने कदम रोक लिए। इस समय बस हाथ उठाकर वह घर के अंदर मौजूद लोगों को देख सकती थी। उसने अपना रूप ठीक करने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी मुस्कुराहट को सावधानीपूर्वक सही स्तर पर लाया गया। फिर उसने अपनी निगाहें नीचे झुकाकर अपने पहनावे की जांच की, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पहनावे में कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है, और फिर अंततः दरवाजा खोल दिया। प्राचीन लकड़ी का दरवाज़ा तुरंत चरमराकर खुल गया। एक नौकर उनका स्वागत करने के लिए आगे आया। सम्मानित अतिथि, आपका स्वागत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किसे खोज रही हैं? जो व्यक्ति मो परिवार की हवेली में इतनी आसानी से आ सकता है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। नौकर उसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं कर सका।
झेंग चुई ने विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं आंटी मो को ढूंढने आया हूँ, क्या वह घर पर हैं? चाची मो। ये नौकर मो परिवार के लिए 7 या 8 साल से काम कर रहा था। जहां तक उसे पता था, मो परिवार का कैपिटल सिटी में कोई रिश्तेदार नहीं था। लेकिन इस महिला के पहनावे और व्यवहार को देखते हुए वह धोखेबाज नहीं लग सकती। नौकर ने उसे सिर से पैर तक गौर से देखा और फिर कहा, बूढ़ी मैडम बौद्ध हॉल में धर्मव्रत पढ़ रही हैं, मैं तुम्हें तुरंत वहां ले चलता हूँ। धन्यवाद, ये बहुत दयालुता होगी, झेंग चुई ने कहा और वह नौकर के पीछे चलने लगी। मो परिवार की हवेली विशाल थी, जिसमें मंडप, मीनारें, कृत्रिम पहाड़ और जल मंडप थे जो विलासिता का प्रतीक था। एक घुमावदार गलियारे से गुजरने के बाद वे नौकर द्वारा बताए गए बौद्ध हॉल में पहुंचे। बौद्ध हॉल में धूप का धुआं उठ रहा था। सादे कपड़े पहने बूढ़ी मैडम मो झेंग चुई से दूर मुंह करके एक चटाई पर घुटनों के बल बैठी थीं और एक लकड़ी की मछली पर वार करते हुए अपनी आंखें आधी बंद करके शास्त्रों का पाठ कर रही थीं। बूढ़ी मैडम मो की पीठ को देखते हुए झेंग चुई ने सावधानी से कहा, आंटी मो। उसकी आवाज़ अब भी पहले की तरह कोमल और मधुर थी। ये सुनकर बूढ़ी मैडम मो का चेहरा सख्त हो गया। लकड़ी की मछली पर प्रहार करने की गति अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, जो स्पष्ट और तेज थीं, बुढ़ापे की धुंध से अछूती। झेंग चुई। बूढ़ी मैडम मो ने अपना सिर घुमाया, आंखें भींच लीं, उनमें एक मुश्किल से छुपा हुआ गुस्सा था। उन्होंने हॉल के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया और आदेश दिया, बाहर निकलो। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। झेंग चुई अचंभित रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ी मैडम मो उसकी उपस्थिति पर इस तरह से प्रतिक्रिया देंगी। आखिरकार महाशक्तियों की दुनिया में वे माँ और बेटी की तरह करीब थीं। चुई ने बूढ़ी मैडम मो की ओर देखा। उनकी आंखों में हल्के से आंसू थे, उनका व्यवहार गंभीर था और वे माफ़ी मांगते हुए झुकीं। आंटी मो, मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करती हैं और मैंने मो परिवार के साथ अन्याय किया है। उससे भी ज़्यादा मैंने जिक्सुआन के साथ अन्याय किया है। पहले मैं बहुत छोटी थी और फूट डालने वाली बातें सुनती थी, जिसकी वजह से जिक्सुआन के खिलाफ ये कदम उठाए गए। अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे सुधारने का एक मौका दें। इन शब्दों के साथ झेंग चुई ने झुककर प्रणाम किया, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह तब तक सीधी खड़ी नहीं होगी जब तक बूढ़ी मैडम मो उसे माफ़ नहीं कर देती। बूढ़ी मैडम मो की भौहें सिकुड़ी हुई थीं, उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। मुझे आंटी मत कहो। ये बूढ़ी औरत ऐसी उपाधि धारण नहीं कर सकती। झेंग चुई सीधी खड़ी हो गई, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने दयनीय रूप से विनती की, आंटी मो, कृपया ऐसा मत करो। मैं वास्तव में ईमानदारी से माफ़ी मांगने आई हूँ। चुई वास्तव में जानती है कि वह गलत थी। मैडम मो ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की अपनी पसंद होती है और मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करती हूँ। झेंग चुई की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीमी आवाज़ में विनती की, आंटी मो, मुझे सचमुच पता है कि मैं गलत थी। कृपया मुझे उस गलती के लिए माफ़ कर दीजिए जो मैंने अपनी नासमझ जवानी में की थी। जब तक आप मुझे माफ़ कर सकती हैं, मैं आपके कहे अनुसार कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तलवारों के पहाड़ पर चढ़ना पड़े या आग के समुद्र में उतरना पड़े। मैडम मो ने ठंडी सांस ली। उनके शब्दों में व्यंग्य था, क्या तुम लॉलेस सिटी नहीं गईं? क्या तुम एक राष्ट्र की माँ नहीं बनी, 10,000 लोगों से ऊपर की इंसान? मैं तो बस एक साधारण बूढ़ी औरत हूँ। मैं एक राष्ट्र की माँ के लिए तलवारों के पहाड़ और आग के समुद्र को नहीं उठा सकती। झेंग चुई ने अपने होंठ कसकर काटे, उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया। आंटी मो, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं ही थी जिसने अतीत में मो जिक्सुआन के साथ गलत किया था। मुझे जिक्सुआन से शादी करने दीजिए, ठीक है? मैं जीवन भर उससे बदला लूंगी। मैडम मो ने झेंग चुई की ओर देखा। उनकी निगाहें तेज और दृढ़ थीं और उन्होंने कठोरता से कहा, तुम मो परिवार को क्या समझते हो? तुम सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? कितनी हास्यास्पद बात है। आप महाशक्ति दुनिया की नंबर 1 सुंदरी होने के नाते हमारी जुबान संभवतः आपके योग्य नहीं हो सकती। अपनी महाशक्ति दुनिया में वापस जाएं, आपका यहाँ स्वागत नहीं है। आंटी मो। झेंग चुई के आंसू अचानक बारिश की तरह गिरने लगे और उसने अपने घुटने मोड़ लिए। एक धड़क के साथ वह सीधे मैडम मो की दिशा में घुटनों के बल बैठ गई। आंटी मो, कृपया मुझे रहने दीजिए, भले ही मेरे लिए नहीं तो जिक्सुआन के लिए। आंटी मो, इस समय मैं आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि आप मुझे रुकने दें। एक बार जब जिक्सुआन एक्सट्रीम यिन की रात से सुरक्षित निकल जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। जिक्सुआन के लिए यही आखिरी काम होगा। इस समय मो परिवार के घर में रहना ही सबसे महत्वपूर्ण बात थी, बाकी सब कुछ चरणबद्ध तरीके से निपटाया जा सकता था। उसे विश्वास था कि एक दिन मैडम मो उसकी ईमानदारी को देख लेंगी। अत्यंत यिन की रात, ये 4 शब्द सुनकर मैडम मो की कसी हुई भौहें थोड़ी ढीली पड़ गईं। भले ही वह झेंग चुई से नफरत करती थी, वह मो जिक्सुआन के जीवन के साथ जुआ नहीं खेल सकती थी।
अन्यत्र चू जिन ने मो जिक्सुआन को कार की पिछली सीट पर बैठाया और ड्राइवर से कहा, कृपया अस्पताल चलें। ये सुनते ही ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाए और अस्पताल की ओर तेजी से बढ़ गया। सीलबंद कार में तुरंत ही खून की हल्की गंध फैल गई। वास्तव में मो जिक्सुआन की क्षमताओं के साथ ये सांसारिक चीजें उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। वह अपने शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उस फूलदान से होने वाली क्षति से स्वयं को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस स्थिति में उन्होंने ये भूल जाने का निर्णय लिया कि वे एक महाशक्तिशाली व्यक्ति हैं। एक युवा लड़की की हल्की सुगंध उसके नथुनों में अटकी हुई थी, ऑर्किड की तरह और बांस की तरह भी। बेहोश होना, बहुत ही सुखद महक, न तो इत्र की खुशबू जैसी, न ही किसी सुगंधित सुगंध जैसी। ये सुगंध भीतर से आती थी और विशेष रूप से मादक थी। ये झेंग चुई के कमल की खुशबू से भी अलग था। झेंग चुई को हमेशा से कमल बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने सूखे कमल बनाकर रखे थे जिन्हें वे साल भर अपनी अलमारी में रखते थे, जिससे उनका शरीर हमेशा कमल की खुशबू से भरा रहता था। दोनों चुपचाप कार में बैठे रहे। माहौल कुछ अजीब सा था। मो जिक्सुआन के कंधे से खून अभी भी बेरोक-टोक बह रहा था। मिस्टर मो, मुझे कुछ बुनियादी चिकित्सा कौशल पता हैं। शायद मुझे पहले आपकी जांच कर लेनी चाहिए। चू जिन ने मो जिक्सुआन की ओर देखा। मो जिक्सुआन का चेहरा तनावग्रस्त था, लेकिन उसके शब्दों पर वह थोड़ा शांत हुआ और संक्षेप में बोला, तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। ये स्पष्ट था कि वह बहुत बातें करने वाले व्यक्ति नहीं थे। चू जिन ने अपने बैग से कुछ धुंध, रक्त स्थिर करने वाली दवा और एक कैंची निकाली। इससे पहले कि चू जिन कुछ कर पाता, ब्रेक की तेज चीख के साथ कार रुक गई। ड्राइवर सम्मानपूर्वक बाहर निकला और मो जिक्सुआन के लिए दरवाजा खोला। बॉस, हम अस्पताल पहुंच गए हैं। मो जिक्सुआन माउंट ताई की तरह स्थिर बैठे हुए बाहर निकलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। चू जिन ने औजार वापस अपने बैग में रख लिए। ये देखकर कि मो जिक्सुआन अभी भी बाहर निकलने का इरादा नहीं दिखा रहा है, उसने उसे याद दिलाया, मिस्टर मो, हम पहुंच गए हैं। वापस जाओ, मो जिक्सुआन ने धीरे से कहा। ये दो शब्द उसके होठों से धीरे धीरे निकल रहे थे। चू जिन ने आश्चर्य से ऊपर देखा। वापस जाओ। ड्राइवर अंकल भी बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे अपने बॉस की विचार प्रक्रिया को समझने में असमर्थ थे। हाँ, चलो वापस चलते हैं। मो जिक्सुआन ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, चू जिन की ओर देखते हुए। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। मुझे अस्पताल पसंद नहीं है, और क्या आप चिकित्सा में कुशल नहीं हैं? उसका आशय ये था कि चू जिन उसका इलाज करे। ये निश्चित रूप से मो जिक्सुआन द्वारा अब तक की यात्रा में बोला गया सबसे लंबा वाक्य था। चू जिन एक पल के लिए चौंक गया, बस मना करने ही वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसकी वजह से उसे कितना दुख हुआ, इसलिए उसने थोड़ा सिर हिलाया। ये ठीक है, लेकिन मैं यहाँ के डॉक्टरों की तरह पेशेवर नहीं हूँ, जब तक कि मिस्टर मो को कोई आपत्ति न हो। ये सुनकर मो जिक्सुआन ने चू जिन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी तीक्ष्ण विशेषताएं प्रकाश में छिपी हुई थीं, जिससे गहराई का एहसास हुआ। उसका सेक्सी एडम का सेब 2 बार ऊपर और नीचे फिसल गया, और उसने धीरे से 3 शब्द निकाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चू जिन को उसकी अचानक निगाहों के सामने कुछ असहज महसूस हुआ। सौभाग्यवश उसने तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं। दोनों के बीच बातचीत सुनकर ड्राइवर अंकल को भी कुछ समझ में आया और वे खुशी खुशी कार में बैठ गए। कार तेज थी और कुछ ही देर में वह एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुक गई। मो जिक्सुआन की कई संपत्तियों में से यह अस्पताल के सबसे नज़दीक का अपार्टमेंट था। यद्यपि वहां अक्सर लोग नहीं रहते थे, फिर भी वहां सफाईकर्मी नियमित रूप से सफाई और सफाई के लिए आते थे। वे दोनों एक के बाद एक घर में दाखिल हुए। लाइटें चालू कर दी गईं। अचानक आई रोशनी ने चू जिन को सहज रूप से आंखें मूंद लेने पर मजबूर कर दिया, और आगे चल रहा आदमी उसे प्रवेश द्वार तक ले गया, जहां उसने जूते की रैक से एक जोड़ी चप्पलें उठाईं। चू जिन के पैरों पर रखने के लिए नीचे झुका। उसकी धीमी और ठंडी आवाज़ उसके नीचे से उठ रही थी, घर पर महिलाओं की कोई चप्पल नहीं है, अभी के लिए इनसे काम चला लो। ठीक है। चू जिन ने अपने सफ़ेद जूते उतार दिए और काले पुरुषों की चप्पलें पहन लीं। मिस्टर मो की लंबी और लंबी टांगों के साथ ये चप्पलें उसके पैरों में बहुत बड़ी और ढीली लग रही थीं, जैसे कोई बच्चा किसी वयस्क के जूते में घुस रहा हो। चू जिन ने अपनी निगाहें अपने पैरों की उंगलियों पर टिका लीं। उनकी आंखों में बेबसी की झलक दिखाई दी। इससे पहले उसे कभी अपने पैर छोटे महसूस नहीं हुए थे, लेकिन अब तुलना के बिना कोई हानि नहीं है। उसे बड़े पैर पसंद थे, जैसा कि पुरानी कहावत है, बड़े पैर दुनिया भर की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन छोटे पैर बहुत सुंदर होते हैं। चू जिन छोटे पैरों और बड़े पैरों के बीच चयन करने में इतनी तल्लीन हो गई कि वह खुद को बाहर नहीं निकाल सकी। उसे अपनी भौहें सिकुड़ते और फिर ढीला छोड़ते हुए देखना, वह पूरी तरह से परेशान लग रही थी। मो जिक्सुआन की आंखों में एक गर्म रोशनी दिखाई दी, और उसने भी अपने चमड़े के जूते उतार दिए और लापरवाही से चू जिन के पैरों के समान एक जोड़ी चप्पल उठाए और उन्हें पहन लिया। प्रवेश द्वार के पीछे अचानक दृश्य खुल गया। 3 बेडरूम का लेआउट। घर की आंतरिक सजावट मुख्यतः काले और सफ़ेद रंग की थी, बिल्कुल उनकी तरह, अत्यंत कठोर और ठंडी।
चमकदार और साफ सफ़ेद संगमरमर का फर्श इतना बेदाग था कि उस पर किसी की छवि प्रतिबिंबित हो सकती थी। घरेलू जीवन का कोई भी संकेत नहीं दिख रहा था। हर जगह एक शांत अलगाव की भावना व्याप्त थी। चूजिन उसके पीछे लिविंग रूम में चला गया। मिस्टर मो, क्या आपके पास प्राथमिक चिकित्सा किट है? चूजिन ने अपना बैग सोफे पर रखा और मो जिक्सुआन की ओर देखा। रोशनी में वह आदमी गंभीरता के भाव से खड़ा था। उसकी काली आंखें गहरी और उदास थीं। इस समय वह अपने सामान्य एकाकी व्यवहार से अलग, थोड़ा ज्यादा जीवंत लग रहा था। उनमें एक सफल व्यक्ति का विशिष्ट आकर्षण सर्वत्र व्याप्त था। उसके कंधे पर लगा ताज़ा लाल खून कोई गड़बड़ नहीं लग रहा था, बल्कि उसके अंदर एक अनोखा रहस्य पैदा कर रहा था। किसी के लिए भी नजरें हटाना कठिन था। शेन लिंक्टियन की नकली कुलीन आभा के विपरीत ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता एक आकर्षक नेता होता। इस प्रकार की प्रभावशाली उपस्थिति कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे रातों रात विकसित किया जा सके। मो जिक्सुआन ने अपने कंधे पर लगी चोट को नजरअंदाज कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। हाँ, मैं इसे आपके लिए ले आऊंगा। उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए चूजिन ने जल्दी से पर्पल साउंड स्पिरिट बॉक्स से एक नीली चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। यह एक प्राचीन स्वर्ण घाव की दवा थी जिसे उसने कुछ दिन पहले गॉड डॉक्टर की कविता के अनुसार मिलाया था। बताया गया है कि यह फॉर्मूला काफी समय से खो गया था। वह नहीं जानती थी कि क्या यह सचमुच उतना ही चमत्कारी था जितना दावा किया गया था। आज ये प्रयास करने के लिए अच्छा दिन था। लगभग 2 या 3 मिनट बाद मो जिक्सुआन एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स पकड़े हुए वापस आया जिस पर एक सफ़ेद क्रॉस लिखा था। चूजिन ने प्राथमिक चिकित्सा किट ले ली। इसे खोलने पर उसने पाया कि अंदर चिकित्सा सामग्री और उपकरण बहुत अच्छी तरह से रखे हुए थे। अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखते हुए उसने मन ही मन 3 बार दोहराया, डॉक्टर के सामने लिंक का कोई भेद नहीं होता। और फिर लाल होठों के साथ उसने धीरे से फुसफुसाया, पहले अपनी शर्ट उतारो। मो जिक्सुआन के चेहरे पर कोई लहर नहीं दिखी, लेकिन उसकी आंखों का रंग गहरा हो गया। उसके होठों के ठंडे कोने एक चाप की तरह उठे हुए थे जो मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसके पतले होंठ थोड़े से खुले हुए थे। उसके सिर के ऊपर एक गहरी चुंबकीय आवाज गूंज रही थी। आप इसे करते हैं? चूजिन ने आश्चर्यचकित होकर अपनी नजरें उठाईं और धीरे से अपनी भौहें सिकुड़ीं। यह शायद उचित न हो। यह आदमी पूरी तरह से अलग थलग और संयमी लग रहा था। उसने उससे ऐसी बात कहने की उम्मीद नहीं की थी। लगता है धोखा किया जा सकता। वह उससे कपड़े उतारने के लिए कैसे कह सकता था? वह तो चांद भी मांग सकता था। मो जिक्सुआन ने उसकी ओर देखा। उसकी गहरी निगाहें गहरी काली थीं और धीरे से कहा, डॉक्टर के सामने लिंग का कोई भेद नहीं होता। इसमें अनुचित क्या है? कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, मेरे कंधे में दर्द है। उनका स्वर पहले जैसा कठोर नहीं था और उसमें शिकायत का भाव था। चूजिन एक क्षण के लिए अचंभित रह गई, फिर उसे याद आया कि उसे बचाने के प्रयास में वह घायल हो गई थी, तो उसका रवैया नरम पड़ गया। आखिरकार ये तो बस शर्ट उतारना था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि ये किसने किया? ये बात ध्यान में रखते हुए चूजिन को अधिक सहजता महसूस हुई। उसने मो जिक्सुआन को देखने के लिए अपनी नज़र उठाई। शुद्ध सफ़ेद शर्ट जिसका ऊपरी बटन खुला था, एक नाजुक कॉलरबोन और एक कामुक एडम एप्पल को प्रकट कर रही थी। इस तरह वह संयमी और उदासीन दोनों दिखते थे। आगे उसकी स्पष्ट रूप से परिभाषित उत्कृष्ट जबड़े की रेखा थी। चूजिन की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उसने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। वह पंजों के बल खड़ी हुई और बटन खोलने लगी। उसने उसकी शर्ट उतार दी और उसे पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। पूरी प्रक्रिया बिना किसी हिचकिचाहट के एक सुचारू क्रम में संपन्न हुई। मो जिक्सुआन एक ऐसे व्यक्ति थे जो कपड़ों में तो दुबले पतले दिखते थे, लेकिन उनके नीचे उनका शरीर मांसल था। चौड़े कंधे, पतली कमर, 8 पैक एब्स और दुबले शरीर पर पाई जाने वाली लहराती रेखाएं सभी संकेत दे रहे थे कि यह एक असाधारण आकर्षक शरीर वाला व्यक्ति था। चूजिन ने अपनी आंखों को केवल एक संक्षिप्त नज़र से देखने की अनुमति दी और फिर जल्दी से अपनी नज़र उसके कंधे पर डाल दी। वहां मांस क्षत विक्षत हो गया था और खून बह रहा था। यह दृश्य किसी भी दर्शक को दर्दनाक लग सकता था। यह आदमी बिना कुछ बोले इतनी दूर तक चला आया था, ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो जब वह उसकी मेडिकल किट लेने जा रहा था। कितना अविश्वसनीय धैर्य! चूजिन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी और उसने सोफे की ओर इशारा किया, मिस्टर मो, कृपया बैठ जाइए। मैं आपके घाव को साफ कर दूंगी। मो जिक्सुआन ने कुछ नहीं कहा। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। उसकी निगाहें चूजिन से हटकर बाहर की खिड़की पर टिक गईं। उसकी आंखों की गहराई में ठंडी रोशनी की एक तेज चमक प्रतिबिंबित हुई। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यह एक विशेष प्रकार के फेंकने वाले हथियार की चमक थी। यदि वह गलत नहीं था तो इसका लक्ष्य चूजिन था। आगे सोचने का समय दिए बिना मो जिक्सुआन की लंबी बांह खुल गई और उसने चूजिन को गले लगा लिया और 2 शब्द बोले, हिलना मत। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और ठंडी थी, जिसमें ठंडक का एहसास था। आपको ये जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि इस समय उसकी भौहें कसकर तनी हुई होंगी।
चू जिन को भी अपनी असामान्यता का एहसास हुआ और उसने हवा में खतरनाक आभा को व्याप्त होते हुए महसूस किया। और शरीर की गर्मी एक ठंडक लेकर आती है। बहुत देर हो चुकी थी और इससे पहले कि चू जिन कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसे चक्कर आने लगा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मो जिक्सुआन ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ पास के सोफे की ओर लुढ़क गया। इस प्रक्रिया में उसके काले बाल बिखर गए। फेंका गया हथियार काले बालों की तैरती लटों को भेदता हुआ तेजी से आगे निकल गया। उसी समय कमरे में एक धमाका हुआ। काले बालों की कई लंटें धीरे से फर्श पर गिर गईं। खिड़की के बाहर एक परछाई चमकती हुई दिखाई दी। अध्याय 85-085 पहली बार देखें, अपडेट करें। चू जिन को उसकी अचानक निगाहों से कुछ असहज महसूस हुआ। सौभाग्यवश उसने तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं। उनकी बातचीत सुनकर टैक्सी चालक को भी कुछ समझ में आया और वह कार में बैठते हुए हंसने लगा। कार की गति बढ़ गई और कुछ ही देर में वह एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुक गई। मो जिक्सुआन की अनेक संपत्तियों में से यह अस्पताल के सबसे निकट का अपार्टमेंट था। यद्यपि वहां नियमित रूप से नहीं रहा जाता था, फिर भी वहां नियमित रूप से सफाई कर्मचारी आते थे और साफ सफाई करते थे। वे दोनों एक के बाद एक घर में दाखिल हुए। लाइट चालू कर दी गई। अचानक आई चमक से चू जिन की आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं, क्योंकि सामने वाला आदमी चप्पलों की एक जोड़ी लेने के लिए प्रवेश द्वार पर जूते की रैक की ओर गया। चू जिन के पैरों पर रखने के लिए झुका। उसकी गहरी और ठंडी आवाज़ नीचे से आ रही थी, हमारे घर पर महिलाओं की चप्पलें नहीं हैं, थोड़ी देर के लिए इनसे काम चला लो। ठीक है। चू जिन ने अपने सफ़ेद जूते उतार दिए और काले पुरुषों की चप्पलें पहन लीं। मिस्टर मो लंबे कद के थे और उनकी टांगें भी लंबी थीं। उनके पैरों में चप्पलें बहुत बड़ी और ढीली लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने चुपके से किसी बड़े के जूते पहन लिए हों। चू जिन ने अपनी निगाहें अपने पैरों की उंगलियों पर टिका लीं। उनकी आंखों में बेबसी की झलक झलक रही थी। आमतौर पर वह नहीं सोचती थी कि उसके पैर छोटे हैं, लेकिन अब तुलना के बिना कोई दुख नहीं है। वह वास्तव में बड़े पैरों को पसंद करती थी। कहावत है, बड़े पैर दुनिया भर में घूमते हैं, लेकिन छोटे पैर नाजुक होते हैं। चू जिन छोटे और बड़े पैरों के बीच की दुविधा में फंस गई थी। वह खुद को इसे बाहर निकालने में असमर्थ थी। उसे बारी बारी से भौहें सिकोड़ते और भौहें ढीली करते हुए देखना स्पष्ट रूप से बहुत अनिर्णय की स्थिति में है। मो जिक्सुआन की आंखें थोड़ी गर्म हो गईं और फिर उसने अपने जूते उतार दिए और लापरवाही से एक जोड़ी जूते उठा लिए जो चू जिन ने बदलने के लिए पहने थे। फ्लोर से गुजरते हुए दृश्य अचानक खुल गया। 3 बेडरूम का लेआउट। आंतरिक सजावट मुख्यतः काले और सफ़ेद रंग की थी। वह एक व्यक्ति थे और अत्यंत कठोर भी। ये पूरी तरह से साफ था। सफ़ेद संगमरमर के फर्श इतने अच्छे से रखे गए थे कि वे किसी व्यक्ति की आकृति को प्रतिबिंबित कर सकते थे, घरेलू जीवन का कोई संकेत नहीं देते थे। हर जगह ठंडा माहौल था। चू जिन उसके पीछे लिविंग रूम में चला गया। मिस्टर मो, क्या आपके पास कोई आपातकालीन चिकित्सा किट है? चू जिन ने अपना बैग सोफे पर रखा और मो जिक्सुआन की ओर देखा। रोशनी में वह आदमी बर्फीले शांत भाव से खड़ा था। उसकी गहरी काली आंखें सोच में डूबी हुई थीं। इस समय वह अपने सामान्य एकाकी स्वभाव से अलग एक जीवंतता का एहसास दे रहा था। उनमें एक सफल व्यक्ति का अद्वितीय आकर्षण झलकता था। उसके कंधे पर लगा ताज़ा लाल खून उसे अस्त व्यस्त नहीं दिखा रहा था, बल्कि उसमें रहस्यमय आकर्षण का स्पर्श जोड़ रहा था। नज़रें हटाना मुश्किल था। शेन लिंक्टियन के सती अभिजात्य अंदाज के विपरीत, ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता था वहां ध्यान और उच्च दर्जा प्राप्त करता था। इस प्रकार की दबंग उपस्थिति रातों रात निर्मित नहीं हुई। मो जिक्सुआन ने अपने कंधे पर लगे घाव को अनदेखा करते हुए कहा, हाँ, मैं इसे आपके लिए लाऊंगा। उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए चू जिन ने जल्दी से पर्पल साउंड स्पिरिट बॉक्स से एक नीली चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। यह एक प्राचीन स्वर्ण घाव की दवा थी जिसे उसने कुछ दिन पहले गॉड डॉक्टर की कविता का हवाला देकर तैयार किया था। कहा जाता है कि यह सूत्र बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था। उसे यकीन नहीं था कि क्या यह सचमुच चमत्कारी था। आज एक अच्छा परीक्षण होगा। लगभग 2 या 3 मिनट के बाद मो जिक्सुआन एक सफ़ेद प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स लेकर आया जिस पर लाल क्रॉस बना हुआ था। चू जिन ने प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स ले लिया। इसे खोलकर देखने पर उसने पाया कि इसमें चिकित्सा सामग्री और उपकरण भरे हुए थे। उसने अपनी नज़रें अपने सामने खड़े आदमी पर उठाईं और मन ही मन 3 बार दोहराया कि डॉक्टर की नज़र में कोई लिंग नहीं होता। फिर उसके लाल होंठ थोड़े से खुले और उसने धीरे से कहा, पहले अपने कपड़े उतारो। मो जिक्सुआन का चेहरा भावहीन रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा रंग आ गया। पतले होंठ एक धुंधली, लगभग अदृश्य मुस्कान में बदल गए जब वे थोड़े से अलग हो गए। उसके सिर के ऊपर एक गहरी चुंबकीय आवाज़ गूंज उठी। तुम आओ। चू जिन ने आश्चर्य से अपनी नज़रें उठाईं। उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह शायद उचित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता था कि यह व्यक्ति शांत संयम की आभा बिखेर रहा था, फिर भी उसने ऐसे शब्द कहे। सचमुच दिखावा धोखा दे सकता है। वह तो यह उम्मीद कर रहा था कि वह उसके कपड़े उतार देगी, फिर वह स्वर्ग क्यों नहीं चला गया।
मो जिक्सुआन ने उसे देखा, उसकी गहरी काली आंखें धीरे धीरे बोलीं, डॉक्टर के सामने पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई अंतर नहीं है, इसमें अनुचित क्या है? बोलने के बाद उन्होंने कहा, मेरे कंधे में दर्द है। उनका स्वर अब पहले जैसा ठंडा और कठोर नहीं था, बल्कि उसमें थोड़ी शिकायत थी। चू जिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, ये याद करते हुए कि वह उसकी वजह से घायल हुई थी। उसका रवैया नरम पड़ गया। ये तो बस शर्त उतारने जैसा था, आखिर शर्त कौन नहीं उतारता? उसने पहले भी एक आदमी का अर्धनग्न शरीर देखा था। इस विचार के साथ चू जिन की मानसिकता कुछ हद तक स्थिर हो गई। उसने मो जिक्सुआन को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। एक शुद्ध सफ़ेद शर्ट जिसका सबसे ऊपरी बटन खुला हुआ था, जिससे एक सुंदर कॉलरबोन और एक आकर्षक एडम एप्पल दिखाई दे रहा था। इस तरह से देखने पर वह संयमी और ठंडा प्रतीत होता था। ऊपर की ओर बढ़ती हुई तेज, अच्छी तरह से परिभाषित जबड़े की रेखा थी। चू जिन की खूबसूरत आंखें हल्की सी चमक उठी। अब उसकी ओर न देखते हुए वह दबे पांव चली और एक एक करके उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। अंततः अंतिम बटन पर पहुंचकर चू जिन ने राहत की हल्की सांस ली। उसने सीधे उसकी कमीज खोली और उसे पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। पूरी प्रक्रिया बिना किसी देरी के सुचारू रूप से संपन्न हुई। मो जिक्सुआन एक ऐसी महिला थी जो कपड़ों में तो पतली दिखती थी, लेकिन बिना कपड़ों के वह मांसल दिखती थी। चौड़े कंधे, पतली कमर, 8 पैक पेट और कमरबंद की स्पष्ट रेखाएं, सभी ने दर्शाया कि यह एक असाधारण रूप से अच्छे शरीर वाला व्यक्ति था। चू जिन ने मुश्किल से उस पर एक नज़र डाली और फिर जल्दी से अपनी नज़र उसके कंधे पर डाल दी। वहां मांस फट गया था और खून रिस रहा था, तथा घाव में फूलदान के छोटे छोटे टुकड़े धंसे हुए थे। इसे देखकर ही दर्द महसूस होता है। वह बिना कोई आवाज किए इतनी दूर तक चला आया था, ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे कि कुछ भी मामला नहीं था। जब वह उसके लिए एक मेडिकल किट ले आया। कितनी प्रबल इच्छा शक्ति! चू जिन ने उसे देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसकी निगाहों में प्रशंसा के कुछ निशान थे। सोफे की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, मिस्टर मो, कृपया बैठिए, मैं आपके घाव को साफ कर दूंगी। मो जिक्सुआन ने कुछ नहीं कहा। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। उसकी निगाहें चू जिन से आगे बढ़कर खिड़की के बाहर की ओर चली गईं। उसकी आंखों की गहराई में एक तेज, ठंडी रोशनी प्रतिबिंबित हुई। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यह एक विशेष छिपे हुए हथियार से परावर्तित प्रकाश था। यदि वह गलत नहीं था, तो वह छिपा हुआ हथियार चू जिन पर लक्षित था। आगे सोचने का समय दिए बिना मो जिक्सुआन ने अपनी बांह बढ़ाई और चू जिन को गले लगा लिया और 2 शब्द बोले, हिलना मत। बहुत गहरी और ठंडी आवाज, जिसमें ठंडी कठोरता भी थी। बिना देखे ही कोई यह बता सकता था कि इस समय उसकी भौहें कसकर तनी हुई होंगी। चू जिन ने अपनी असामान्यता के साथ साथ हवा में व्याप्त खतरनाक आभा को भी महसूस किया, और शरीर का ठंडा तापमान। पलक झपकते ही चू जिन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे चक्कर और धुंधलापन महसूस हुआ, और मो जिक्सुआन ने उसे पकड़ लिया और अपने काले बालों को झटकते हुए उनके बगल में सोफे पर गिर गया। छुपा हुआ हथियार हरे बालों के गुच्छे के बीच से उड़ गया। उसी समय घर के अंदर से जोरदार धमाका हुआ। हरे बालों की कई लंटें धीरे से जमीन पर गिर गईं। खिड़की के सामने से एक परछाई गुजरी। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने पूरी तरह से अपने शरीर को लपेटा हुआ था। उसका चेहरा एक भयावह मुखौटे से छिपा हुआ था, जिससे केवल उसकी 2 भयावह आंखें ही दिखाई दे रही थीं। वह खिड़की के बाहर एक घने कपूर के पेड़ में छिप गया। उसकी भयावह आंखें कमरे के अंदर 2 लोगों को गौर से घूर रही थीं। वह बहुत करीब आ गया था। वह महिला उसके हाथ से लगभग मर चुकी थी। छिपा हुआ हथियार बाल बाल बच गया। यदि झेंग चुई न होता तो वह मो जिक्सुआन के क्षेत्र पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाता। वास्तव में उसने मो जिक्सुआन के दिल में इस महिला के महत्व को कम करके आंका था। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में चू जिन का अस्तित्व अंततः एक आपदा था। जब तक वह जीवित रहेगी, झेंग चुई को कभी शांति नहीं मिलेगी। काले कपड़े पहने आदमी की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी और मन में योजना बनाते हुए उसका शरीर हवा में गायब हो गया। तारांकन तारांकन। घर के अंदर माहौल कुछ हद तक सूक्ष्म था। चू जिन को सहज रूप से मो जिक्सुआन ने बचा लिया था, जो उसके बहुत पीछे खड़ा था। जैसे ही वह मुड़ी और उनकी आंखें मिली, उसकी निगाहें तारों रहित रात के आकाश की तरह गहरी और असीम थीं, मानो उसे अपनी ओर खींच रही हों। इससे बचने की कोई गुंजाइश नहीं बची। चू जिन ने अचानक खुद को उसकी आंखों में सीधे देखने में असमर्थ पाया और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। फर्श से उठ खड़ी हुई, आप पहले उठिए। तभी मो जिक्सुआन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हल्के से खांसते हुए जल्दी से जमीन से उठ खड़ा हुआ। सफ़ेद क्रिस्टल की रोशनी में लड़की का जैद जैसा चेहरा लालिमा से भर गया था और उसकी लंबी मुनी हुई पलकें हल्के से कांप रही थीं, जिससे एक धुंधली छाया पड़ रही थी। पास से देखने पर उसकी लगभग छिद्ररहित त्वचा हाथी दांत की तरह नाजुक और सफ़ेद दिखाई देती थी। एक हल्की सी सुगंध उसकी नाक के आसपास फैली हुई थी। छींटे। खून की एक बूंद उसके कंधे से नीचे टपकी, जिससे चू जिन के कपड़े दागदार हो गए और उसके सफ़ेद वस्त्र पर लाल बेर के फूल की तरह फैल गए।
होश में आते हुए चू जिन ने उस स्थान को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और जब उसने अपनी उंगलियों पर ताज़ा लाल खून देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसे याद आया कि वह घायल हो गया था। तुम्हें चोट लगी है? चू जिन की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई। मो जिक्सुआन अपनी चोट के प्रति पूरी तरह से उदासीन दिखाई दिया। वह बेपरवाही से जमीन से उठा और सामने सोफे पर बैठ गया और कॉफ़ी टेबल पर रखे बॉक्स से एक सिगरेट निकाली। एक क्लिक की आवाज़ के साथ ठंडे लाइट से एक हल्की नीली लौ निकली। धुएं का एक गुबार उठा जिसने मो जिक्सुआन के सुंदर चेहरे को धुंधला कर दिया, उसकी फीनिक्स जैसी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया और उसकी लंबी टांगों को इत्मीनान से इस तरह पार कर लिया कि उससे सुस्त बड़प्पन झलक रहा था। चू जिन भी जल्दी से सोफे से उठ गया। उसके पैर मुश्किल से जमीन पर पड़े थे कि उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी एक चप्पल खो दी है। दूसरी चप्पल की चिंता न करते हुए वह नंगे पैर फर्श पर चली गई। पास में रखी प्राथमिक चिकित्सा किट उठाकर वह मो जिक्सुआन के पास गई। उसकी बारीक भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसने हाथ बढ़ाकर उसके होठों से सिगरेट छीन ली। उसने उसे गंभीरता से देखा। धूम्रपान घावों को भरने के लिए बुरा है और पहले के लिए धन्यवाद। कुछ क्षण पहले ही उसे अपनी दुर्दशा का एहसास हुआ था। यदि वह न होता तो अब तक वह मर चुकी होती। संभवतः वह एकमात्र व्यक्ति थी जो उसके हाथ से कुछ छीनने का साहस कर सकी। इसके बाद चू जिन ने प्राथमिक उपचार बॉक्स से कैंची और धुंध निकाली और मो जिक्सुआन से कहा, मुझे पहले आपके घाव की देखभाल करने दीजिए। मो जिक्सुआन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उनका सामान्य उदासीन और ठंडा व्यवहार बरकरार रहा और उन्होंने थोड़ा सिर हिलाकर कहा, ठीक है। ये केवल एक शब्द था, फिर भी यदि कोई ध्यान से सुने तो वह उसकी सामान्यतः ठंडी और कठोर आवाज में गहराई का आभास पा सकता था। अभी चू जिन इन बारीकियों की परवाह करने के मूड में नहीं थी। वह केवल जल्दी से उसके घाव पर ध्यान देना चाहती थी ताकि वह जल्द से जल्द इस जगह से निकल सके। कमरा इतना घुटन भरा था कि मानो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। घाव से गंदा खून साफ करने के बाद चू जिन ने अपने बैग से कई सुनहरी सुइयां निकाली और उनमें से कुछ को अपने एक्यूपॉइंट्स में डाला, जिससे खून बहना बंद हो गया। ... समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड। ये तो कहना ही होगा। मो जिक्सुआन की चोट वास्तव में गंभीर थी। फूलदान के कुछ टुकड़े उसके मांस को छेदते हुए कंधे की हड्डी में धंस गए थे। चू जिन ने भौहें चढ़ाईं और ध्यानपूर्वक अपने घाव को कीटाणुरहित किया, दवा लगाई और उस पर पट्टी बांधी। उसकी गर्म उंगलियां उसकी त्वचा पर नाचना बंद नहीं करती थीं। वह गर्माहट रक्त संचार के साथ हृदय की गहराई तक पहुंचती थी। मो जिक्सुआन बस झुकी हुई आंखों से उसकी हरकतों को देख रहा था। उसकी गहरी निगाहों की गहराई में एक मुस्कुराहट खिल रही थी। घाव पर सफलतापूर्वक पट्टी बांधने के बाद चू जिन ने उसे कुछ सावधानियां बरतनी शुरू कर दीं। अगले कुछ दिनों तक पानी से दूर रहने की पूरी कोशिश करें, मसालेदार भोजन बिल्कुल न करें तथा घाव में संक्रमण या सूजन न हो, इसका ध्यान रखें। ये कहकर उसने सिर झुकाकर बची हुई पट्टी और दवाइयां वापस प्राथमिक उपचार बॉक्स में रख दी और उसे पहले जैसी स्थिति में ला दिया। कॉफ़ी टेबल से बैग उठाकर वह मो जिक्सुआन को अलविदा कहने लगी। देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। अलविदा मिस्टर मो। मो जिक्सुआन उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गया, जहां उसने कोट रैक से एक काली कमीज उठाई और उसे पहन लिया। बटन लगाते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें ले चलूंगा। चू जिन ने पीछे मुड़कर मना कर दिया, आप घायल हैं, आपको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस दरवाजे पर एक टैक्सी ले लूंगा। यह कोई परेशानी की बात नहीं है, मो जिक्सुआन ने उदासीनता से कहा। मैं वैसे भी पुराने घर की ओर जा रहा हूँ, ये रास्ते में ही है। चून की बातचीत इस बिंदु पर पहुंच चुकी थी, इसलिए उसके लिए मना करते रहने का कोई कारण नहीं था। वह मो जिक्सुआन के पीछे कार तक गई और यात्री सीट पर बैठ गया। यात्रा के दौरान वे दोनों चुप थे, फिर भी माहौल उतना अजीब नहीं था जितना कि उम्मीद की जा सकती थी। जब चू जिन ने सोचा कि वह फिर से नहीं बोलेगा, मो जिक्सुआन ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसके होंठ थोड़े से खुल गए और उसने पूछा, क्या आपने हाल ही में किसी को नाराज किया है? पहले वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से उसे निशाना बना रहा था और वे घातक इरादे से आए थे। नहीं। चू जिन ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया और लापरवाही से कहा, मैं देश के लाल जड़ों वाले अनुकरणीय युवाओं में से एक हूँ। जब चू जिन ने यह कहा तो उसे ये भी पता था कि दोपहर में वह व्यक्ति उसके लिए आया था। वह मन ही मन सोच रही थी कि आखिर कौन उससे द्वेष रखेगा। उसने हाल ही में किसी को नाराज नहीं किया था। मो जिक्सुआन की नज़र बहुत गहरी थी। उनकी निगरानी में कोई भी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में सतर्क रहना, खास नज़र रखना, और अगर कोई ऐसी मुसीबत आए जिसका समाधान तुम न कर सको तो मेरे पास आ सकते हो। ... मो जिक्सुआन ने तेजी से गाड़ी चलाई और थोड़ी ही देर में वे झाओ परिवार के विला के पास रुक गए। चू जिन ने कार का दरवाज़ा खोला और धन्यवाद कहने के लिए बाहर निकला। चू जिन के जाने के बाद मो जिक्सुआन तुरंत गाड़ी चलाकर नहीं गया, बल्कि कार से बाहर निकला, दरवाजे पर टिका और धीरे से अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट जलाए। अपनी निगाहें थोड़ी नीचे झुकाए वह गहरी सोच में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था।
ये दृश्य झाओ यिलिंग ने कैद किया था, जो विला की दूसरी मंजिल पर खड़े थे। अपनी सुविधाजनक जगह से वह एक विशिष्ट आकृति देख सकती थी, लंबा और सीधा आसन, लंबे पैर, कार के दरवाजे पर लापरवाही से झुका हुआ, उसका सुंदर चेहरा धुंधले धुएं में छिपा हुआ था, जिससे वह रहस्यमय लग रहा था, लगभग एक दिव्य प्राणी की तरह। दूर से देखने पर उनमें एक अलग और शांत उदासीनता का भाव झलकता था। यद्यपि वह उसका चेहरा नहीं देख सकी, परंतु वह जानती थी कि वह असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति है। और इसके अलावा वह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति था। जिस कार पर वह झुका था, वह कोई और नहीं बल्कि वैश्विक सीमित संस्करण वाली बुगाटी वेरॉन थी। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सिर्फ पैसे से खरीदा जा सके। बारीकियों पर उसकी नज़र हमेशा तेज रहती थी। वह निकम्मा, ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ जुड़ना कितना सौभाग्य की बात है, बिल्कुल उसकी बेशर्म माँ की तरह। झाओ यिलिंग की थोड़ी संकुचित आंखों से प्रकाश की एक झिलमिलाहट गुजरी। अध्याय 86, साथ साथ चलना। चू जिन के चेहरे की लाली धीरे धीरे कम हो गई थी और उसकी जगह पसीने की एक पतली परत आ गई थी। ये तो कहना ही था। मो जिक्सुआन की चोटें वास्तव में गंभीर थीं, टूटे हुए फूलदान के टुकड़े मांस को भेदते हुए कंधे की हड्डी में धंस गए थे। चू जिन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, ध्यान से अपने घाव को कीटाणुरहित किया, दवा लगाई और उस पर पट्टी बांधी। उसकी गर्म उंगलियां उसकी त्वचा पर लगातार नाच रही थीं। वह गर्माहट रक्त के प्रवाह के साथ उसके हृदय की गहराई तक पहुंच गई। मो जिक्सुआन ने बस अपनी निगाहें नीचे करके उसकी हरकतें देखीं, उसकी गहरी आंखों की गहराई में एक मुस्कान फैल गई। घाव पर सफलतापूर्वक पट्टी बांधने के बाद चू जिन ने उसे कुछ सावधानियों के बारे में निर्देश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, अगले कुछ दिनों में इसे गीला न होने दें, हर कीमत पर मसालेदार भोजन से बचें, तथा इस बात का ध्यान रखें कि यह संक्रमित या सूजनग्रस्त न हो जाए। इतना कहने के बाद उसने अपना सिर नीचे किया और बची हुई धुंध और दवाइयों को प्राथमिक उपचार किट में वापस रख दिया, उसे उसकी मूल स्थिति में लौटा दिया, कॉफ़ी टेबल पर रखा बैग उठाया और मो जिक्सुआन को अलविदा कहने लगी। देर हो रही है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। अलविदा, मिस्टर मो जिक्सुआन ने उसके कदमों का अनुसरण किया, प्रवेश द्वार पर कोट रैक से एक काली शर्ट उठाए, उसे बटन लगाते हुए पहना और कहा, मैं तुम्हें गाड़ी चलाकर ले जाऊंगा। चू जिन ने पीछे मुड़कर देखा और मना करते हुए कहा, आप घायल हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दरवाजे पर खड़ी टैक्सी ले लूँगा। कोई परेशानी नहीं है, मो जिक्सुआन ने उदासीनता से कहा, मैं खुद ही पुराने घर वापस जाने वाला था। वह रास्ते में है। चून की बातचीत उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी, इसलिए उसके पास अब मना करने का कोई कारण नहीं था। वह मो जिक्सुआन के पीछे कार में बैठ गई। यात्री सीट ले ली। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे को खामोश निगाहों से देखा, फिर भी माहौल उतना अजीब नहीं था। जब चू जिन ने सोचा कि वह फिर से नहीं बोलेगा, मो जिक्सुआन ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और उसके पतले होंठ खुल गए और उसने पूछा, क्या तुमने हाल ही में किसी को नाराज किया है? अभी अभी जो व्यक्ति आया था, वह स्पष्टतः उसके लिए आया था। और वह हत्या करने के इरादे से आया था। बिल्कुल नहीं, चू जिन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और बेपरवाही से कहा, मैं मातृभूमि का एक नैतिक रूप से ईमानदार और अच्छा युवा नागरिक हूँ। यद्यपि चू जिन ने यह कहा, वह जानती थी कि दोपहर वाला व्यक्ति उसके लिए आया था। वह इस बात पर भी विचार कर रही थी कि आखिर कौन उसके प्रति इतनी दुर्भावना रख सकता है। उसने हाल ही में किसी को नाराज नहीं किया था। मो जिक्सुआन की आंखों में गहरा रंग था। उसने उसे याद दिलाया, आने वाले दिनों में सावधान रहना, अपना ध्यान रखना, और अगर कोई ऐसी मुसीबत आए जिसका समाधान तुम न कर सको तो मेरे पास आ सकती हो। ... मो जिक्सुआन ने तेजी से गाड़ी चलाई और कुछ ही देर में वे झाओ परिवार के विला पर पहुंच गए और रुक गए। चू जिन ने कार का दरवाज़ा खोला और उसे धन्यवाद देने के लिए बाहर आया। चू जिन के जाने के बाद मो जिक्सुआन तुरंत गाड़ी चलाकर नहीं गया, बल्कि वह कार से बाहर निकला और दरवाजे पर टिककर एक सिगरेट सुलगाई और उसे अपनी उंगलियों के बीच सुलगाने दिया। उसने अपनी नज़रें थोड़ी नीचे कर लीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विचार में खोया हुआ हो। इस दृश्य को पूरी तरह से झाओ यिलिंग ने कैद किया, जो विला की दूसरी मंजिल पर खड़े थे। अपने दृष्टिकोण से वह केवल एक लंबा और सीधा सिलहूट देख सकती थी, पैर लंबे और पतले, कार के दरवाजे पर आधा झुका हुआ, उसका सुंदर चेहरा धुंधले धुएं में छिपा हुआ था, जो रहस्य का एक स्पर्श जोड़ रहा था, एक दिव्य प्राणी के समान। दूर से देखने पर एक अल्पपन और ठंड का एहसास हो रहा था। यद्यपि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह जानती थी कि यह असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति है। इसके अलावा वह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। जिस कार के सहारे वह झुका था, वह कोई और नहीं बल्कि सीमित संस्करण वाली बुगाटी वेरॉन थी। यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे पैसे से आसानी से खरीदा जा सके। बारीकियों पर उसकी नज़र हमेशा तेज रहती थी। उस बर्बाद आदमी को यह नहीं मालूम था कि उसे किस सौभाग्य से ऐसे महान व्यक्ति को फंसाने का मौका मिला था, बिल्कुल उसकी बेशर्म माँ की तरह। झाओ यिलिंग की थोड़ी सी तिरछी आंखों में एक चमक क्षण भर के लिए उभरी। अध्याय 87, बिग शॉट।
मोजिक्सुआन कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर सिगरेट का बट चुटकी से उठाया और सीधे चला गया। झाओ यिलिंग दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ा होकर कार को तेजी से भागते हुए देख रहा था, जब तक कि वह सड़क के अंत में गायब नहीं हो गई। वह अभी भी दूसरे पक्ष के शक्तिशाली आभामंडल में डूबी हुई थी, स्वयं को उससे मुक्त करने में असमर्थ थी। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दूर से भी अपनी खूबसूरती से आपका दिल मोह लेते हैं। वह राजधानी शहर के सभी युवा अभिजात वर्ग के बारे में लगभग सब कुछ जानती थी। ली हांजियांग के अलावा वह किसी और के बारे में नहीं सोच सकती थी जिसके पास इतनी अपार संपत्ति और शक्ति हो। लेकिन यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति ली हांजियांग नहीं था। इसके अलावा उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि यह व्यक्ति ली हांजियांग से भी अधिक प्रतिष्ठित था। उनसे निकलने वाली महान और प्रभावशाली उपस्थिति ही ली हांजियांग को कई रास्तों से मात देने के लिए पर्याप्त थी। आखिर वह कौन हो सकता है? झाओ यिलिंग ने सोचते हुए अपने होंठ कसकर काटे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा आदमी जिसके बारे में वह नहीं जानती थी, कैपिटल सिटी में आ गया हो? यदि वह बड़ा आदमी सचमुच उस निकम्मे आदमी पर मोहित हो गया तो वह क्या करेगी? अभी की स्थिति को देखते हुए इन दोनों लोगों के बीच का रिश्ता स्पष्ट रूप से असामान्य था। नहीं, वह ऐसी बात बिल्कुल नहीं होने दे सकती थी। चू जिन केवल उसके लिए एक कदम रखने के योग्य था, इस जीवन में या अगले में, वह उसे कभी भी स्थिति बदलने की अनुमति नहीं देगी। झाओ यिलिंग ने दूर तक देखा, उसका दिमाग एक योजना बना रहा था, जबकि उसके होठों के कोने एक क्रूर चाप में मुड़ गए थे। जैसे ही चू जिन ने कमरे में प्रवेश किया, ली रुयू ने अस्वाभाविक रूप से एक प्रेमपूर्ण भाव के साथ उसका स्वागत किया। जिन वापस आ गई है, तुम आज बाहर खेलने से थक गई होगी, बैठो और थोड़ी देर आराम करो। रात का खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा, चाची ने तुम्हारा पसंदीदा शीतकालीन तरबूज सूप और ब्रेस्ड मछली तैयार की है। चू जिन को उसके साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसने धीरे से उसका हाथ खींच लिया जिसे ली रुयू ने पकड़ रखा था, और ठंडे स्वर में मना कर दिया, धन्यवाद चाची, लेकिन मैं पहले ही बाहर खाना खा चुका हूँ। ली रुयू बिल्कुल उस नेवले की तरह थी जो नए साल पर मुर्गी से मिलने आया था। उसके इरादे अच्छे नहीं थे। वह पूरे दिन व्यस्त रही थी और अब उसके साथ कोई शो करने का उसका कोई मूड नहीं था। फिर भी ली रुयू ने, मानो उसके शब्दों में छिपी घृणा को न पहचानते हुए, स्नेहपूर्वक उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जिन, मुझे पता है तुम अब भी चाची से नाराज हो। मैं पहले गलत थी, मुझे दूसरों ने धोखा दिया था। तुम जानते हो कि मैं तो बस एक आम गृहिणी हूँ जो ज्यादा बाहर नहीं निकलती। मैं अधिकार और अनुबंधों में कैसे फर्क कर सकती हूँ? मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम अपनी चाची को माफ नहीं कर सकते? चू जिन के चेहरे पर उदासीनता बनी रही और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ली रुयू की नज़रें घूम गईं, फिर उसने आगे कहा, जिन, हम सब एक परिवार हैं। इतने सालों बाद क्या तुम्हें अपनी चाची के चरित्र पर भरोसा नहीं है? अगर मेरा सचमुच कोई छिपा हुआ मकसद होता तो चू परिवार का नाम बहुत पहले ही झाओ रख दिया गया होता। चाची अब तक इंतजार क्यों करती? क्या ली रुयू ने सचमुच उसे 3 साल की बच्ची समझ लिया था, जिसे धोखा देना बहुत आसान था? चू जिन की आंखें हल्की सी चमक उठीं और उसके चेहरे पर गड्ढे गहरे पड़ गए। जैसे ही उसने उदासीनता से कहा, यह हम दोनों के दिलों में साफ है, स्पष्टीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सालों बाद ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। चू जिन के शब्द, यद्यपि कोमल प्रतीत होते थे, तीखे और चुभने वाले थे, जिससे ली रुयू के अंदर घृणा की भावना उत्पन्न हो गई, लेकिन वह उसे बाहर प्रकट नहीं कर सका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चू जिन ने ली रुयू का हाथ हल्के से हटा दिया और ऊपर जाने ही वाला था कि अचानक झाओ यिलिंग की आवाज़ हवा में गूंज उठी।